तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मेंग चुआन और डीमन किंग कुई वो दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं और क्योंकि मेंग चुआन ने अभी भी अपनी पूरी पावर्स को अनलॉक नहीं किया था तो इसीलिए डीमन किंग कुई वो अपनी जबरदस्त लाइटनिंग के साथ उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है और यहाँ पर वो हेवनली वनरेबल यूनिवर्सल थंडर गॉड भी उससे कह रहा होता है कि तुम्हें जल्द से जल्द अपनी रियल थंडर पावर को पहचानना होगा। कि मेंग चुआन जब उसकी बात सुनता है तो वो उसके बाद सोच में पड़ जाता है और फिर रियल थंडर को पहचानने की कोशिश करता है और आखिरकार वो उस मिस्ट्री को रिजॉल्व कर ही लेता है, जिसके बाद उसे न्यू थंडर पावर मिलती है जो कि असल में यूनिवर्सल थंडर गॉड पावर होती है और उसके साथ मेंग चुआन को एक बहुत ही खतरनाक लाइटनिंग थंडर बीस्ट भी मिलता है और उसके बाद उसके हाथ में हमें एक स्क्रॉल दिखाया जाता है जो कि असल में इतना पावरफुल होता है कि जो किसी को भी सप्रेस कर सकता है और मेंग चुआन यहाँ पर सिर्फ अपने एक ही थंडर अटैक के साथ डीमन किंग कुई की हाफ बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है और हाफ बॉडी डीमन किंग कुई वो खुद से ही अपने आप को डिस्ट्रॉय करके खत्म कर देता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेंग चुआन दोबारा से उसी सीक्रेट रियलम में आता है जहां पर उसने वो थंडर लाइटनिंग अचीव की थी। यूनिवर्सल थंडर गॉड की पावर बढ़ने के बाद अब मेंग चुआन वहां पर जब आना चाहे आ सकता है और वो कहता है कि अब मुझे पता चला कि ये है असली डाइटी लॉर्ड रियलम। जैसे ही वो उस पैलेस का दरवाजा खोलता है तो वो कहता है कि सेलेस्टियल गॉड सच में वो इस चीज के लायक है। वो देखता है कि वो पैलेस काफी ज्यादा बड़ा है और उसे ये भी पता चलता है कि यूनिवर्सल थंडर गॉड रियलम वो बाकी गॉड रियलम से कितना ज्यादा एडवांस है, यानी कि उसके पास तो यहाँ पर पूरी की पूरी 9 हेवन थंडर पावर भी मौजूद है और जो पोजीशन अब उसे मिलने वाली है इस पोजीशन के बाद वो न सिर्फ थंडर लाइटनिंग को समन कर सकता है बल्कि वो जितने भी थंडर लाइटनिंग डिपार्टमेंट्स होंगे उन्हें भी सिर्फ एक वॉइस के साथ कमांड दे सकता है। यानी कि इस थंडर लाइटनिंग के साथ साथ अब उसके पास ऐसी पावर आ गई है कि वो अब इस पावर के साथ सिर्फ एक कमांड देकर ही लाइटनिंग से कुछ भी करवा सकता है और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस ह्यूमन रियलम में इस लाइटनिंग को यूज कर सकता है बल्कि ये लाइटनिंग 3 रियलम में काम आएगी और उसे अपने सामने उस जायंट स्टैचू के सामने एक सीट दिखाई देती है जिस पर वो कहता है कि इस सीट का मतलब ये होगा कि जो भी इस पर बैठेगा वही इस थंडर लाइटनिंग का न्यू जनरल बनेगा जो कि 36 थंडर लाइटनिंग डिपार्टमेंट को होल्ड करेगा और उसे वहां पर एक गोल्डन स्क्रॉल भी दिखाई देता है। जिसके बाद वो साइड में देखता है तो उसे यहाँ पर डीमन किंग कुई का स्टैचू दिखाई देता है जिस पर वो काफी सरप्राइज होता है कि डीमन किंग कुई वो यहाँ पे क्या कर रहा है। वो फौरन से उस स्टैचू के पास चला जाता है और अपने हाथ की तरफ देखता है। उसे समझ में आ जाता है कि ये स्टैचू यहाँ पर मौजूद है तो उसका मतलब ये है कि वो उसे इस स्टैचू से दोबारा से डीमन किंग में कन्वर्ट कर सकता है और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही मेंग चुआन अपनी थंडर लाइटनिंग से उसे कमांड देता है तो वो दोबारा से एक स्टैचू से दोबारा एक डीमन किंग कुई में कन्वर्ट हो जाता है और आते साथ ही मेंग चुआन पर अटैक करने लगता है। ये देखते ही मेंग चुआन फौरन से अपनी यूनिवर्सल थंडर लॉर्ड पावर को यूज करते हुए उस गोल्डन स्क्रॉल को अपने पास समन कर लेता है और हमें दिखाया जाता है कि वो गोल्डन स्क्रॉल जैसे ही वहां पर आता है तो वो डीमन किंग कुई को फौरन से सरप्राइज करते हुए अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और जैसे ही डीमन किंग कुई बाहर निकलता है तो वो पूरी तरह से अब मेंग चुआन के कंट्रोल में आ चुका होता है और उसके आगे सर झुकाकर उसे अपना लॉर्ड एक्सेप्ट करता है और ज़ुआंगशेन उसे बता रहा होता है कि ये स्क्रॉल असल में उन सभी मॉन्स्टर्स को तुम्हारा गुलाम बना सकता है जिन्हें तुमने खुद मारा है और तुम इन्हें अपना गुलाम बनाने के साथ साथ थंडर डिपार्टमेंट के जनरल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि वो किसी भी सेलेस्टियल बीइंग को अपना गुलाम बना सकता है, सिर्फ उसे पहले उस बंदे को मारना होगा क्योंकि उस गोल्डन स्क्रॉल में एक बहुत ही खास किस्म की सप्रेशन टेक्निक है जिससे वो किसी भी खास लेवल के पावरफुल कल्टीवेटर को सप्रेस करके उसे अपने कंट्रोल में ले सकता है और ज़ुआंगशेन उसे बताता है कि ये सप्रेशन असल में अनमैच्ड है, यानी कि इस सप्रेशन टेक्निक का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जिस पर मेंग चुआन कहता है इसका मतलब फिर ये हुआ कि मेरे यूनिवर्सल थंडर गॉड को भी ये टेक्निक सप्रेस कर सकती है। ये कहने के बाद वो फौरन से डीमन किंग कुई को एक कमांड देकर वहां से भगा देता है तो डीमन किंग कुई फौरन से अपनी जगह पर आ जाता है
और मेंग चुआन कहता है कि लास्ट टाइम इन डीमंस ने जब 6 मंत्रा डीमन टेक्निक को यूज किया था तो इन लोगों ने मेरे उन गू वर्म्स को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, और अब इस स्क्रॉल की वजह से मेरे पास 10 मंत्र कैरेक्टर की पावर्स आ चुकी है। मुझे लगता है कि मैं इस डाइटी लॉर्ड फॉर्म के साथ अपनी बॉडी में मौजूद उन 3 डीमंस को भी सप्रेस कर पाऊंगा। तो ज़ुआंगशन उसे बताता है कि अगर तुम उन्हें मारना चाहते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम उन्हें मारकर अपना गुलाम बना सकते हो और जब चाहो उन्हें यूज कर सकते हो, पर यह काम इतना ज्यादा आसान नहीं है, और अगर ये काम हो जाता है तो इसमें तुम्हें बहुत फायदा होगा। जिसके बाद मेंग चुआन वहां से बाहर आते हुए कहता है एक मर्तबा मैं डार्क स्टार रियलम में ब्रेक थ्रू कर लूं, उसके बाद मैं उन तीनों के तीनों कॉर्प डीमंस को खत्म कर दूंगा, फिर उन्हें मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो डार्क स्टार रियलम का सुनते ही ज़ुआंगशन कहता है डार्क स्टार रियलम तुम्हें क्या लगता है वो बच्चों का खेल है? उसके लिए तुम्हें पहले अपने सोल रियलम को पीक तक ले जाना होगा। तो सोल रियलम का सुनते ही मेंग चुआन के भी तोते उड़ जाते हैं। उसे आइडिया ही नहीं था कि उसे अपनी सोल को भी कल्टीवेट करना पड़ेगा। वो कहता है क्यों ना मैं पहले जाकर किसी से ये बात पूछ लूं। ये कहने के बाद वो फौरन से उस सीक्रेट टैबलेट वाले सोड मास्टर के पास जा पहुंचता है, और वो मास्टर उसे गुस्से में घूर कर देख रहा होता है और कहता है कि अच्छा तो तुम डार्क स्टार रियलम को अचीव करना चाहते हो। ये कहने के बाद वो उसे अपनी सोड से मारते हुए कहता है मुझे ये बताओ कि क्या तुमने पहले अपने ब्लेड हार्ट टेक्निक को सीख लिया है? तुम्हारी सोड इंटेंट टेक्निक बहुत ही वीक है और तुम डार्क स्टार रियलम के सपने देख रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभी ये बात सोचने की? पहले जरा अपने हार्ट इंटेंट को अच्छी तरह से नोरिश कर लो, जिसके बाद तुम अपनी सोल कल्टीवेशन के बारे में भी सोच लेना। मेंग चुआन उसके मारने की वजह से फौरन से एक जगह छुप जाता है, जिस पर वो मास्टर उससे कहता है कि बेहतर ये है कि फिलहाल इसके सपने मत देखो। मगर मेंग चुआन कहता है मुझे ये तो बताइए कि आखिर इसमें कितना टाइम लगेगा? जिस पर वो मास्टर उसे बताता है मैं ग्रेट सन रियलम से डायरेक्टली डार्क स्टार रियलम तक जाना चाहता हूँ। ये सुनकर उसका मास्टर भी कुछ देर के लिए शांत हो जाता है और कहता है कि पिछले कई हजार सालों की हिस्ट्री में जो सबसे पावरफुल और टैलेंटेड लोग थे, उन लोगों ने जब इस स्टार रियलम को ब्रेक थ्रू किया था तो उन्हें कम से कम भी 10 साल लगे थे। मगर क्योंकि वो लोग उस टाइम के जीनियस थे तो उन्हें इतना टाइम लगा था, और अगर कोई नॉर्मल इंसान उसे कल्टीवेट करने बैठ जाए तो फिर उसे कई साल लग जाते हैं, और कुछ लोग तो 100 साल से भी ज्यादा टाइम तक उसे कल्टीवेट करने की कोशिश करते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो लोग उसमें फेल हो जाते हैं। वैसे भी जैसे ही कोई सेंट लॉर्ड ग्रेट सन रियलम को अचीव करता है तो उसका लाइफ स्पेन 200 इयर्स का हो जाता है, मगर उसके बावजूद भी कुछ लोग 200 साल की जिंदगी भी नहीं जी पाते और डार्क स्टार रियलम को ब्रेक थ्रू करने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठते हैं। मगर उससे पहले तुम्हें अपने हार्ट इंटेंट को पूरी तरह से फिल करना होगा। जब वो पूरी तरह से फिल हो जाएगा तो वो एक सोल फॉर्म को अचीव करेगा, और ब्लेड सोल कंडेंस करना कोई नॉर्मल बात नहीं है। इसका प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। ये सब काम आहिस्ता आहिस्ता किया जाता है, तब जाकर ये परफेक्टली हो पाता है। ये बात सुनकर मेंग चुआन के तोते उड़ जाते हैं और वो कहता है तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही लंबा और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मगर वो मास्टर कहता है पहले तुम अपनी हार्ट इंटेंट टेक्निक को अच्छी तरह से मास्टर कर लो, उसके बाद हम लोग इस मुद्दे पर बात करेंगे। तो ये सुनते ही मेंग चुआन जाने लगता है, जिस पर वो मास्टर कहता है क्या हुआ, तुम प्रैक्टिस नहीं करना चाहते क्या? तो मेंग चुआन कहता है आज का दिन तो बातें करने में ही गुजर गया, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा ना प्रैक्टिस करने के लिए। ये सुनते ही उसका मास्टर जैसे उसकी तरफ सोड फेंकता है तो वो फौरन से वहां से गायब हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से युआनचू माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मास्टर किन्वू मौजूद होता है और उसके साथ हमें वहां पर एक और मास्टर को भी दिखाया जाता है। वो लोग यहाँ पर मेंग चुआन की बात कर रहे होते हैं और लॉर्ड किन्वू उसे बता रहा होता है कि वो स्पीड के मामले में काफी ज्यादा अच्छा है, और जब से उसने सेंट लॉर्ड फॉर्म अचीव किया है तो उसके बाद से वो अब भी 3rd टियर सेंट लॉर्ड फॉर्म में मौजूद है। मगर उसके पास अब भी लिमिटलेस कल्टीवेशन ऑप्शंस मौजूद हैं। वो बहुत जल्दी कल्टीवेशन करके 1st टियर रैंकिंग को भी अचीव कर सकता है। ये बात सुनकर उसके पीछे मौजूद वो दूसरा मास्टर कहता है मेंग चुआन की कल्टीवेशन की जहां तक बात की जाए तो उसके पास लिमिटलेस ऑप्शन मौजूद है, मगर अब भी वो अपनी कल्टीवेशन में बहुत आगे नहीं आया है। और नेक्स्ट अब उसकी फिजिकल बॉडी की बात करते हैं। जहां तक बात बॉडी टेम्परिंग की है तो उसने बाकी जितने भी सेंट लॉर्ड्स हैं उनके मुकाबले में अपनी बॉडी को फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है, और खास तौर पर जब वो डिवाइन डीमन गॉड फॉर्म अचीव करता है तो वो उस टाइम याओ क्लान के किसी भी मार्शल गॉड के साथ भी फाइट कर सकता है, जिसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी सेंट लॉर्ड लिमिट से बहुत ही ज्यादा आगे जा चुका है। यानी कि बॉडी टेम्परिंग के मामले में मेंग चुआन टियर 1 पे आ चुका है। और जहां तक बात उसकी विल पावर की है तो उसकी
बात तो करना ही फजूल है, क्योंकि वो लड़का विल पावर के मामले में इतना स्ट्रॉन्ग है कि शायद ही कोई बंदा उससे अपनी बात मनवा पाए। मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी किसी ऐसे शख्स को नहीं देखा जिसकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग हो। तो ये सुनकर वो दूसरा मास्टर कहता है, इसका मतलब ये है कि विल पावर में भी वो बिल्कुल पीक पे है। पर एक मर्तबा उसके साथ ऐसा हुआ था कि वो पूरी तरह से टूट गया था और उसकी विल पावर जवाब दे गई थी। मगर किन्वू कहता है, हाँ, मगर उसके बावजूद भी वो अब भी फर्स्ट ईयर रैंकिंग से भी ऊपर जा रहा है। और फिर वो लोग उसके कॉम्बैट स्किल्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि वो जितने दुश्मनों के साथ लड़ता आया है वो दोनों के दोनों उसे अच्छी तरह से नोट करते जा रहे हैं कि वो किस तरह फाइट करता है और उसके कॉम्बैट स्किल्स किस तरह के हैं। किन्वू कहता है कि जहां तक बात फाइट करने की है तो वो फाइट करने के मामले में अब भी थोड़ा सा कच्चा है। ये सुनकर वो दूसरा मास्टर कहता है, तो फिर उसे यहाँ पर लोएस्ट ईयर रैंकिंग दी जा सकती है। मगर लॉर्ड किन्वू कहता है, जहां तक बात अटैक करने की है तो वो अटैक बहुत ही अच्छा करता है, मगर जहां तक बात उसकी टेक्निक्स की है तो उसने सिर्फ अभी अभी ब्लेड इंटेंट टेक्निक्स को ही मास्टर किया है, यानी कि स्किल्स के मामले में वो अब भी थर्ड ईयर रैंकिंग पर है। तो दूसरा मास्टर कहता है, उसकी स्पेल पावर के बारे में बताओ। तो लॉर्ड किन्वू से कहता है कि स्पेल पावर की जहां तक बात है तो उसने अभी तक अपने सेंट लॉर्ड फॉर्म की पावर्स को भी अच्छी तरह से मास्टर नहीं किया। जिस पर वो दूसरा मास्टर कहता है, ऐसा लग रहा है कि जिससे ये बंदा खुद अपने लिए पूरा एक सिस्टम बना रहा है। जिस पर लॉर्ड किन्वू से कहता है, उसकी बॉडी के साथ 3 गॉड पावर्स मर्ज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से 3 डिफरेंट पाथ्स एक साथ ही चल रहे हैं। और उसकी बॉडी में मौजूद जो 3 कॉर्प इमोर्टल्स हैं वो उसकी बॉडी की वीकनेसेस है, इसीलिए इस मामले में हम लोग उसे सेकंड ईयर रैंकिंग दे सकते हैं। और अब बात आती है स्पिरिट रेजिस्टेंस की। तो जब बात आती है स्पिरिट रेजिस्टेंस की तो यहाँ पर वो दोनों ही मास्टर पूरी तरह से श्योर होते हैं कि यहाँ पर मेंगचुआन की स्पिरिट पावर वो टियर 1 रैंकिंग से भी ऊपर जा रही है। और ये रैंकिंग उसे लॉर्ड टाइशन ने खुद से दी है। लॉर्ड टाइशन असल में वही मास्कमैन है जो कि खुद मेंगचुआन के पास मिलने गया था, यानी कि उन लोगों ने यहाँ पर मेंगचुआन की पूरी कॉम्बैट असेसमेंट को कंप्लीट कर लिया होता है कि मेंगचुआन इस वक्त किस पोजीशन में मौजूद है। ये बातें सुनने के बाद वो दूसरा मास्टर कहता है कि आखिर मेंगचुआन ने ये सब कुछ अकेले से कैसे कर लिया है। सोचा भी नहीं था कि युआनचू माउंटेन को ज्वाइन किए बगैर ही वो खुद से ही सेंट लॉर्ड फॉर्म में इतना आगे तक चला जाएगा। उसने 5th हेवन किंग डीमन किंग कुई को मार दिया। न सिर्फ डीमन किंग कुई बल्कि उसने डीमन जनरल शियांग लियू को खुद से मारा है और उसके वो टाइम रिंग्स को भी इसने इतनी आसानी से ढूंढ निकाला। और डीमन मार्शल को सच में मारना इम्पॉसिबल था, आज तक उन लोगों को कोई मार नहीं पाया था और मेंगचुआन ने उसे मारकर पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया है। मगर यहाँ पर कुछ बात मेंगचुआन के नेगेटिव, मगर यहाँ पर एक बात मेंगचुआन की नेगेटिव में भी जाती है और वो ये है कि उसका ट्रू डीमन गॉड फॉर्म वो उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। वो बड़ी ही मुश्किल के साथ डीमन किंग कुई को मार पाया था, पर उसने आखिर उसे मारा कैसे ये मुझे खुद भी समझ में नहीं आया। मगर वो दूसरा मास्टर कहता है, मुझे जो कुछ समझ में आया है वो ये है कि कोई चीज ऐसी आई थी जिसने मेंगचुआन को इतना पावरफुल बना दिया कि उसने पलक झपकते ही डीमन किंग कुई का काम तमाम कर दिया। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन सी ऐसी पावर थी जिसने उन लोगों को बैटल देखने से भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। वो पावर असल में अपने आप को सबसे छुपा कर रखना चाहती है और उसने मेंगचुआन की ट्रू पावर को सबके सामने आने से भी पूरी तरह से छुपा दिया था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा जिसने अपने आप को पूरी तरह से ढका हुआ होता है वो फौरन से एक बोट पर आकर बैठ जाता है और उस बोट के साथ वहां से कहीं दूर जा रहा होता है। और वो बंदा यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए ग्रेट यू डायनेस्टी के चारों तरफ मौजूद उस बैरियर को भी बहुत ही आसानी से हटा देता है। और यहाँ पर वो दोनों मास्टर्स अब भी डिस्कशन कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें इतना ज्यादा डीप में नहीं सोचना चाहिए, अगर मेंगचुआन के पास अपना कोई ट्रम्प कार्ड है तो भी वो हमारे लिए अच्छा ही है। दोनों सिचुएशंस में हम लोग मेंगचुआन से फायदा उठा सकते हैं और वैसे भी हमारा प्लान वो बिल्कुल स्मूथ जा रहा है तो उसे जाने देते हैं। जिस पर वो दूसरा मास्टर कहता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें उस पर भरोसा है तो मुझे तुम पर भरोसा है। जिस पर लॉर्ड किन्वू कहता है, ठीक है तो फिर अब मैं चलता हूँ, आज के लिए इतना काफी है। मगर जैसे वो जा रहा होता है तो वो दूसरा सीनियर मास्टर उसे रोकता है और उससे कहता है कि मेंगचुआन के अलावा
उस टूरियलम आइलैंड में और कौन जा रहा है, क्या उसकी हेल्प के लिए तुम लोगों ने किसी को भेजा है? तो मास्टर किनवू बताता है कि हाँ, फिनिक्स को हमने भेज दिया है, वो बहुत जल्द उस तक पहुंच जाएगी। यहाँ पर हमें एक फिनिक्स बर्ड को दिखाया जाता है जो कि असल में जूली होती है। जूली अब मेंगचुआन की हेल्प करने के लिए टूरियलम आइलैंड की तरफ निकल पड़ती है। और फिर अगले सीन में हम लोग दोबारा से उसी सीनियर मास्टर को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहा था, मगर अचानक से वहां पर एक दरवाजा खुलता है और एक लड़की अंदर आती है और वो आते ही कहती है, सीनियर ब्रदर, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। ये सुनते ही वो सीनियर ब्रदर फौरन से नीचे आता है और हमें वहां एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि दिखने में काफी खूबसूरत होती है और अपने सीनियर ब्रदर के लिए खाना लेकर आई होती है और उससे कहती है, ब्रदर, मैं इस मर्तबा आपका फेवरेट खाना लेकर आई हूँ, उम्मीद है ये टोफू आपको पसंद आएगा। मैं आज आपके लिए मस्टर्ड टोफू पुडिंग लेकर आई हूँ। जिस पर वो सीनियर कहता है, बस करो। इतना कहते ही वो लड़की अचानक से एक लड़के में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो लड़का कहता है कि सीनियर ब्रदर, क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि मैं जब इस तरह लड़की बनकर एक्ट करता हूँ? तो उसका सीनियर ब्रदर उसे कोई जवाब नहीं देता, जिस पर वो जूनियर कहता है, अच्छा ठीक है, मैं जानता हूँ मैं ज्यादा फनी नहीं हूँ। मुझे ये तो बताइए कि समुद्र के पास के जितने भी लोग थे, क्या वो सारे के सारे वहां से निकाल लिए गए हैं? क्योंकि जो लास्ट ग्रुप था जेंगचुआन, उसे भी वहां से उम्मीद है कि निकाल दिया गया होगा। ये कहने के बाद वो जैसे खाना खाने के लिए बैठता है तो वो अपने जूनियर से कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम मेंगचुआन के बारे में क्या कहते हो, वो कैसा है? तो वो जूनियर कहता है, मेंगचुआन वो काफी जबरदस्त थे, वो अपने आसपास हर एक शख्स को पूरी तरह से बदल लेता है, उसके अंदर इतनी पावर है कि वो कुछ भी चेंज कर सकता है, यानी कि वो फ्यूचर में कोई बहुत बड़ी चेंज लाने वाला है। इतना कहते ही वो फौरन से उठ के जाने लगता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर, अपना ख्याल रखिएगा। वहां से जाने के बाद वो सीनियर कहता है, अच्छा तो वो लोगों को बदल देता है, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो कितने लोगों को बदल सकता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है मेंगचुआन वो अपने घर पर सो रहा था। जब सुबह होती है तो वो फौरन से सबसे पहले एक पेपर उठाता है और ब्रश उठाकर उस पर पेंट करने के लिए उस पेज को टेबल के ऊपर रख देता है और थोड़ी सी इंक एक पोट पे डालने के बाद फौरन से उस ब्रश से कुछ लिखना शुरू कर देता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि नानयांग पोर्ट पर अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका होता है। वहाँ लोग अब जिंदगी नॉर्मल तरीके से ही गुजार रहे होते हैं और खासतौर पर मेंगचुआन के आने के बाद सब लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगे थे, यहाँ तक कि लड़कियां तो उसकी दीवानी हो गई थी। और मेंगचुआन यहाँ पर हर एक के साथ अच्छी तरह से बर्ताव भी कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो सब लोगों का फेवरेट बन गया था और हर बच्चा, बड़ा, बूढ़ा उसे बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करने के साथ उसकी रेस्पेक्ट भी किया करता था। और मेंगचुआन उन गलियों में घूमते हुए हर एक चीज को ऑब्जर्व कर रहा होता है, यहाँ तक कि वो बच्चों को खेलते हुए भी देखता है, जिससे उसे अपना बचपन याद आता है और वो ये सारी चीजें उस पेज के ऊपर ड्रॉ भी करता जा रहा होता है। और वहीं पे ही उसे वो जनरल गर्ल भी दिखाई देती है जो कि नानयांग पोर्ट के जनरल के पास आती है और हमें दिखाया जाता है कि वो जनरल गर्ल जो कि सारे बच्चों को लेकर गई थी, अब वो उन सारे बच्चों को नानयांग पोर्ट पर वापस ले आती है। यानी कि जाओ अर्गो ने जो बातों से बताई थी कि वो बच्चे ज़ुओ डायनेस्टी की तरफ ले जाए जा रहे हैं ताकि वो सिक्योर रह सके, वो बात आज सच साबित हो गई थी। जाओ अर्गो ने उन सारे बच्चों को बचा लिया था और सही टाइम पर वो उन लोगों को वापस ले आया था। ये सारी चीजें मेंगचुआन अब नोट करता जा रहा होता है। खास तौर पर उसे अपने दोस्त यान को भी अब यहाँ पे याद रखना था, क्योंकि उसने भी यहाँ पर उसका काफी ज्यादा साथ दिया है, उसके बगैर शायद वो इस बैटल को कंप्लीट नहीं कर पाता। और जहां तक बात नानयांग पोर्ट की होती है तो वो पूरी तरह से अब नॉर्मल हो चुका था, तो लोग वहां पर फौरन से मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालना शुरू करते हैं ताकि वो लोग दोबारा से अपनी जिंदगी को नॉर्मल बनाएं। और इस मर्तबा नानयांग पोर्ट पर उन लोगों को ढेर सारी मछलियां मिलती हैं, जिससे उन्हें काफी ज्यादा मुनाफा होता है और वहां के लोगों की जिंदगी भी अब नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। और जब मेंगचुआन वो पेंटिंग कंप्लीट कर लेता है तो हमें पता चलता है कि मेंगचुआन ने असल में पूरे के पूरे नानयांग पोर्ट को एक छोटी सी स्क्रॉल पेंटिंग के अंदर पूरी डिटेल्स के साथ बना लिया होता है और वो लोग अब वहां पर चीफ गेस्ट की तरह ट्रीट किए जा रहे होते हैं। उन लोगों को वहां पर ढेर सारा खाना भी मिल रहा होता है और अच्छी तरह का ट्रीटमेंट भी, इसलिए वहां पर लाइफ काफी अच्छी तरह से गुजर रही होती है। और मेंगचुआन यहाँ पर एक कंदील जलाता है और उसे हवा में ऊपर छोड़ देता है और वो किसी को देखने नहीं देता कि उसने उस कंदील पर क्या विश मांगी है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मेंगचुआन
फौरन से जाओ अर्गो के पास चला जाता है, जो कि वहां उस पोर्ट के किनारे पर काफी ज्यादा उदास बैठा हुआ होता है। और मेंगचुआन जाकर उससे कहता है कि ग्रेट यू डायनेस्टी के सेवियर, तुम यहाँ पर मुंह लटकाए बैठे हो, क्या हुआ तुम्हें मजा नहीं आ रहा क्या? तो जाओ अर्गो कहता है, सच बताऊं तो ग्रेट यू डायनेस्टी को तुमने बचाया है, मैं तो वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला था। पता नहीं बाद में मुझे क्या हुआ कि मैं वहां से पलट कर आ गया, पर शांगलियो की पावर देखने के बाद तो मैं पूरी तरह से अपने होश खो चुका था और मुझे सिर्फ अपनी जान की पड़ी हुई थी। मगर जब मैंने वहां पर स्टेट परसेप्टर और क्वीन को देखा कि वो लोग डीमन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो फिर मेरे अंदर जाके थोड़ी सी हिम्मत आई थी। मगर मैंने सोचा भी नहीं था कि उन दोनों का इस तरह खात्मा हो जाएगा। और ग्रेट यू डायनेस्टी को बचाने का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो सिर्फ तुम हो। पर मेंगचुआन कहता है, तुम भी तो हीरो ही हो, क्योंकि तुम भी तो लौट कर आए थे। और वैसे भी जब दुश्मन ज्यादा ताकतवर हो तो वहां से भागकर जान बचाना ही बेहतर होता है, इसलिए तुम्हें इस पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। वैसे भी इस तरह की सिचुएशंस में बहुत सारे लोग अपनी मौत को गले लगा लेते हैं, मगर कुछ लोगों को फिर भी जिंदा रहना पड़ता है। और तुमने जिंदा रहने के ऑप्शन को चुना, ये ऑप्शन ही तुम्हारे लिए बेस्ट था, क्योंकि कई मर्तबा मरना ज्यादा आसान होता है और जीना बहुत ज्यादा मुश्किल। तुमने जिंदा रहकर एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन लिया है, इसलिए मैं तुम्हारे हौसले की दाद देता हूँ। ये सुनकर जाओ अर्गो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि ब्रदर, तुमने सब कुछ खुद से किया है और उसके बावजूद भी सारा क्रेडिट मुझे दे रहे हो, तुम सच में बहुत ही महान हो। ये सुनकर मेंगचुआन कहता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तुमने ही मुझे यहाँ पे फंसाया था। ये कहने के बाद वो उसे एक पंच मारकर अपना बदला ले लेता है और कहता है, तो इसका मतलब ये है कि तुम प्रिंस जाओ अर्गो हो और तुम्हारी जो ड्रैगन वेन पावर है, क्या वो तुमने युनशाओ से सीखी है? तो जाओ अर्गो कहता है कि नहीं, ये ड्रैगन वेन पावर असल में मैंने सिर्फ अपने ड्रीम में स्टेट परसेप्टर से सीखी थी। असल में स्टेट परसेप्टर वो मेरे ड्रीम में आए थे और उन्होंने मेरे ड्रीम में आकर ही वो सब कुछ मुझे सिखाया था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैंने अपने ड्रीम में ये भी देखा था कि मैं ग्रेट यू डायनेस्टी का नया किंग बन चुका हूँ और सब लोग मेरे आगे झुक रहे हैं। ये बात सुनकर मेंगचुआन थोड़ा सा सरप्राइज होता है, मगर ज़ुआंगशन उससे कहता है कि मेंगचुआन, असल बात ये है कि इस लड़के ने अपने ड्रीम में फ्यूचर की झलक देखी है। ये बात सुनने के बाद मेंगचुआन कहता है, चलो तो अब मुझे जाना होगा। जिस पर जाओ अर्गो कहता है कि हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं भी अब नानयांग पोर्ट से बाहर जाना चाहता हूँ। क्या तुम भी अब टूरियलम आइलैंड की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो? तो मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। ये सुनकर मेंगचुआन उससे कहता है, तुम ग्रेट यू डायनेस्टी के सेवियर, अब तुम अपने यू डायनेस्टी को छोड़कर भाग रहे हो। तो जाओ अर्गो कहता है, ये ग्रेट यू किंगडम है, इसलिए तुम यहाँ पर बिल्कुल नए हो, इसीलिए मेरे ख्याल से मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहिए ताकि मैं तुम्हें गाइड कर सकूं। मेरे बगैर तुम बिला वजह यहाँ वहां फिरकर अपना टाइम वेस्ट करते फिरोगे, इसलिए बेहतर है कि मैं तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनेशन तक जल्द से जल्द पहुंचा दूं। इतने में उसे समंदर में कोई चीज दिखाई देती है और वो कहता है कि यहाँ पर मुझे कोई शिप आती हुई दिखाई दे रही है और शिप को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो शिप सीधा इसी किनारे की तरफ आ रही है। इतना कहने के बाद वो लोग फौरन से उस शिप के अंदर जा पहुंचते हैं और देखते हैं कि उस शिप के ऊपर कोई भी मौजूद नहीं, जिस पर उन्हें थोड़ा सा अजीब फील होता है और वो लोग यहाँ वहां देखना शुरू करते हैं। और मेंगचुआन को वहां पर थोड़ा सा ब्लड नजर आता है, जिस पर उसे कुछ शक होता है और यहाँ पर जाओ अर्गो जैसे ही उस शिप के अंदर जाने की कोशिश करता है तो मेंगचुआन उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि अंदर एक डीमन होता है और वो फौरन से मेंगचुआन और जाओ अर्गो पर अटैक करने के लिए उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। तो मेंगचुआन अपने ब्लेड्स के साथ उस डीमन का काम तमाम करके जाओ अर्गो की जान बचा लेता है, जिस पर उन लोगों को काफी हैरानी होती है कि ये डीमन यहाँ पर कहां से आ गया। और हमें फिर उस नानयांग पोर्ट से आगे की तरफ दिखाया जाता है एक ऐसा सिटी अब भी मौजूद था जहां पर अब भी डीमंस मौजूद थे और वहां पर एक वॉरियर जिसके हाथ में एक स्वॉर्ड थी, वो लड़की थी या लड़का था, मगर वो मेंगचुआन के इंतजार में थे कि वो लोग अभी तक यहाँ पर आए क्यों नहीं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।